वेलकम टू माय चैनल एग्रीमेड इजी। दिस इज स्वाति एंड आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे यूनिट फर्स्ट ऑफ नेमरा सुंडा, दैट इज करेंट स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर। नाउ लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे अबाउट एरियाज ऑफ इंडिया एंड इसमें टोटल हम 6 एरियाज को पढ़ेंगे। सो ये हैं 6 एरियाज जिनके बारे में हम पढ़ेंगे एंड इन सारे एरियाज के डेटा को कवर करने से पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर इन टर्म्स का मीनिंग क्या है। सो सबसे फर्स्ट आता है जोग्राफिकल एरिया, जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया। देन जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया का क्या मतलब होता है? वो टोटल एरिया या फिर वो टोटल लैंड जो अवेलेबल है इंडिया में, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं जोग्राफिकल एरिया कहते हैं। सो अब सेकंड आता है टोटल रिपोर्टिंग एरिया। सो टोटल रिपोर्टिंग एरिया क्या है? वो एरिया ऑफ इंडिया जो अवेलेबल है लैंड यूज पर्पस के लिए, उसे ही हम टोटल रिपोर्टिंग एरिया ऑफ इंडिया कहते हैं। सो हमारे इंडिया का टोटल जोग्राफिकल एरिया है 328.74 मिलियन हेक्टेयर। वहीं जो टोटल रिपोर्टिंग एरिया है इंडिया का वो है 306 मिलियन हेक्टेयर। ओके, अब नेक्स्ट जानते हैं कि आखिर ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या होता है एंड नेट क्रॉप्ड एरिया क्या होता है। इन दोनों के बारे में भी जानते हैं। तो सबसे पहला आता है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, इसे हम GCA से रिप्रेजेंट करेंगे एंड दूसरा आता है नेट क्रॉप्ड एरिया जिसे हम NCA से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये होता क्या है? तो किसी एक पर्टिकुलर लैंड पे एक साल में टोटल जितने भी क्रॉप्स लगाए गए हैं, इन सबके एरिया को ऐड करके जो टोटल एरिया हमें मिलता है वही एरिया क्या कहलाता है? ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। ओके, वहीं अगर हम नेट क्रॉप्ड एरिया की बात करें तो एक पर्टिकुलर लैंड पे एक साल में चाहे कितना भी क्रॉप लगाया जाए, जो लैंड का एरिया है जिसमें क्रॉपिंग की गई है वही एरिया नेट क्रॉप्ड एरिया कहलाता है। ओके, अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। दिस इज टोटल एरिया सोन विथ क्रॉप्स इन अ ईयर काउंटिंग लैंड एवरी टाइम इट इज सोन। मतलब कि जितने बार भी हम सोइंग करेंगे उतनी बार उस एरिया को काउंट करेंगे एंड फाइनली जो ऐड करने के बाद जो टोटल एरिया आएगा वही हमारा ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया हो जाएगा। जबकि नेट क्रॉप्ड एरिया इज एक्चुअल एरिया ऑफ लैंड सोन विथ क्रॉप एटलीस्ट वंस इन अ ईयर। एक बार हम बस लैंड का जो एरिया होगा वो पता है हमें, तो इसका मतलब कि नेट क्रॉप एरिया वही होगा। अब देख लेते हैं, इफ अ फील्ड इज सोन मोर देन वंस इट इज काउंटेड सेपरेटली ईच टाइम। मतलब कि इसमें क्या होता है कि अगर किसी फील्ड में एक बार से ज़्यादा बार अगर सोइंग की जा रही है तो उतनी बार एरिया को काउंट करेंगे और जो टोटल जो हमारा ऐड करने के बाद जो एरिया आएगा वही हो जाएगा हमारा ग्रॉस क्रॉप एरिया। वहीं पे नेट क्रॉप एरिया में इट डजेंट मैटर हाउ मेनी टाइम्स दैट लैंड इज यूज्ड, वी ओनली काउंट इट वंस। मतलब कि नेट क्रॉप एरिया में ये मतलब नहीं है कि हमने कितनी बार उस लैंड को कल्टीवेशन के लिए यूज़ किया है, हम उसको बस एक बार ही काउंट करेंगे। ओके, अब इन दोनों को एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे कि मान लो कि एक फार्मर के पास 10 हेक्टेयर एरिया का लैंड था और इसमें उसने 2 सीजन में क्रॉपिंग की, खरीफ एंड रबी। खरीफ में उस फार्मर ने राइस ग्रो किया 10 हेक्टेयर एरिया पे और रबी में उसने वीट को ग्रो किया 10 हेक्टेयर एरिया पूरे पे। तो जो हमारा GCA आएगा यानी कि ग्रॉस क्रॉप एरिया जो आएगा वो होगा 10 हेक्टेयर एरिया जो जिसमें उसने राइस को ग्रो किया था एंड दूसरे सीजन में जब उसने वीट को ग्रो किया था 10 हेक्टेयर एरिया पे, उन दोनों को जब ऐड कर देंगे तो टोटल हमारा ग्रॉस क्रॉप एरिया आ जाएगा। वहीं पे नेट क्रॉप एरिया क्या हो जाएगा? इस लैंड का जो भी एरिया था वही क्या हो जाएगा? नेट क्रॉप एरिया। आई होप इट्स क्लियर। सो अब इसी तरीके से 2 और टर्म आ जाती है हमारे पास, ग्रॉस इरिगेटेड एरिया एंड नेट इरिगेटेड एरिया। क्या जाती हैं? ग्रॉस इरिगेटेड एरिया एंड नेट
इरिगेटेड एरिया। अब इनको समझ लेते हैं। ये भी क्या है, ये भी बिल्कुल ग्रॉस क्रॉप एरिया एंड नेट क्रॉप एरिया के ही सिमिलर हैं। जैसा कि हम देख रहे थे उसमें ग्रॉस क्रॉप एरिया में, वही एकदम सिमिलर इरिगेटेड एरिया में भी है। सो ग्रॉस इरिगेटेड एरिया क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर लैंड पे एक साल में जितने बार भी इरिगेशन की गई है उन सभी के एरिया को ऐड करने के बाद जो टोटल एरिया मिलता है उसे ही हम ग्रॉस इरिगेटेड एरिया बोलते हैं। वहीं पे जो फील्ड की एरिया थी जिसमें हमने इरिगेशन किया था उसे ही हम नेट इरिगेटेड एरिया बोलेंगे। ओके, सो ये दोनों टर्म भी हमारे क्लियर हो गए। सो अब जो इंडिया की ग्रॉस क्रॉप एरिया है वो कितनी है, 211.36 मिलियन हेक्टेयर। एंड जो ग्रॉस इरिगेटेड एरिया है इंडिया की वो क्या है, वो है 112.23 मिलियन हेक्टेयर। इसको याद करने का ट्रिक क्या है, ये है कि ग्रॉस क्रॉप एरिया की वैल्यू जो भी होगी उसको अगर हम उल्टा लिख देंगे तो वो हो जाएगी हमारी ग्रॉस इरिगेटेड एरिया की वैल्यू। यानी कि यहाँ 211 था तो हमने इसको 1 को इधर ले आए हम, तो ये क्या बन गया 112। ओके, अब नेक्स्ट आता है नेट इरिगेटेड एरिया एंड नेट क्रॉप एरिया। सो इंडिया की जो नेट क्रॉप एरिया है, नेट क्रॉप एरिया क्या है, 139 मिलियन हेक्टेयर। एंड इंडिया की जो नेट इरिगेटेड एरिया है वो क्या है, वो है 75.46 मिलियन हेक्टेयर। सो हमें दो चीज़ें, अब इसको याद कैसे रखेंगे, इसको याद रखेंगे हम जो नेट क्रॉप एरिया है उसी का अगर हम लगभग आधा देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, नेट इरिगेटेड एरिया। इसको बस याद करने के लिए आधा का यूज़ करना है बस। अब दो बातें क्या याद रखनी है कि जो भी ग्रॉस एरिया होता है वो हमेशा किससे ज़्यादा होगा, नेट से। ओके, क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम जितनी बार भी ग्रो करते हैं क्रॉप को उतनी बार एरिया ऐड करते हैं। और एक और क्या याद रखना है कि हमेशा क्रॉप्ड एरिया इरिगेटेड से ज़्यादा होगा या तो उसके बराबर हो सकता है, क्योंकि अगर हम इरिगेशन करते हैं तो या तो पूरे क्रॉप में करते हैं या तो उससे कम ही एरिया में करते हैं। सो ये दोनों बात याद रखनी है। ओके, सो अब नेक्स्ट आता है कि इंडिया की टोटल डिग्रेडेड लैंड कितनी है। सो इसको जानने से पहले समझते हैं कि आखिर डिग्रेडेड लैंड हम किसे बोलते हैं। सो वो लैंड जिसने अपनी प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी एंड यूजफुलनेस को लूज कर दिया है उसे ही हम क्या कहेंगे, उसे ही हम डिग्रेडेड लैंड कहेंगे। ओके, यानी कि ये ऐसी लैंड है जो कि क्रॉप कल्टीवेशन के लिए सूटेबल नहीं है। एंड इंडिया में टोटल डिग्रेडेड लैंड कितना है, 187 मिलियन हेक्टेयर। सो अब नेक्स्ट हम आती है क्रॉपिंग इंटेंसिटी ऑफ इंडिया। सो क्रॉपिंग इंटेंसिटी ऑफ इंडिया की डेटा जानने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर क्रॉपिंग इंटेंसिटी होती क्या है। सो क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या होती है, ये इंडिकेट करती है कि एक लैंड को कितनी बार यूज़ किया गया है फॉर कल्टीवेशन ड्यूरिंग 1 ईयर, या बोले तो कि एक साल में एक लैंड पर कितनी बार क्रॉप्स उगाए गए हैं। अब क्रॉपिंग इंटेंसिटी को फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला देख लेते हैं। क्रॉपिंग इंटेंसिटी को फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या है, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया अपॉन नेट क्रॉप्ड एरिया इंटू 100। तो इससे क्या आ जाएगा हमारा क्रॉपिंग इंटेंसिटी। अब क्रॉपिंग इंटेंसिटी को एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे कि फार्मर के पास ये 10 हेक्टेयर की लैंड थी और उसका GCA वैल्यू यानी कि ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया का वैल्यू था 20 हेक्टेयर और नेट क्रॉप एरिया जो था वो क्या था, 10 हेक्टेयर। तो अगर हम इस डेटा को फॉर्मूले में पुट करें तो क्या होगा, क्रॉपिंग इंटेंसिटी इक्वल्स टू ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया अपॉन नेट क्रॉप एरिया इंटू 100। अगर हम डेटा रखें तो 20 जो कि ग्रॉस क्रॉप एरिया थी एंड 10 जो कि नेट क्रॉप एरिया थी इंटू 100, और जब इसको सॉल्व करेंगे देन क्या आ रहा है हमारा आंसर, 200%। 200% क्या शो करता है, ये बता रहा है कि इस लैंड को
एक साल में फार्मर ने 2 बार कल्टीवेट किया है। ओके, या फिर इस लैंड को एक साल में फार्मर ने 2 बार क्रॉप्स उगाने के लिए यूज़ किया है। नाउ सपोज अगर क्रॉप इंटेंसिटी हमें 300% दी गई होती, अगर अगर हमारा क्रॉप इंटेंसिटी 300% आता, इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि इस लैंड पे 3 बार क्रॉप्स उगाए गए हैं एक साल में। आई थिंक अभी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। सो जो टोटल क्रॉपिंग इंटेंसिटी है इंडिया की, वो कितनी है? वो है 151.08%। सो ये तो हो गई एरियाज ऑफ इंडिया की बात। अब जान लेते हैं कि इंडिया की किस स्टेट का जोग्राफिकल एरिया लार्जेस्ट है, किसका सेकंड लार्जेस्ट है एंड किसका स्मॉलेस्ट है जोग्राफिकल एरिया। सो फर्स्ट आता है स्टेट हैविंग लार्जेस्ट जोग्राफिकल एरिया। तो किस स्टेट का जोग्राफिकल एरिया सबसे लार्जेस्ट है? और वो है राजस्थान। राजस्थान। इसको याद करने की ट्रिक क्या है? राजा लोग कहाँ रहते हैं? जहाँ पे एरिया ज़्यादा होगा वहाँ पे राजा लोग ज़्यादा रहेंगे। तो राजा कहाँ रहते हैं? जहाँ एरिया ज़्यादा है। राजा वहाँ रहेगा जहाँ एरिया ज़्यादा है। तो ये होगी इसकी ट्रिक। और दूसरा क्या है? सेकंड लार्जेस्ट जोग्राफिकल एरिया किसका है? वो है एमपी का। इसको याद कर रखेंगे कि जो महारानी होती हैं वो भी कहाँ रहती हैं? ज़्यादा जोग्राफिकल एरिया में। ठीक है, बस यहाँ पे याद करने के लिए ऐसे मैं ट्रिक बता रही हूँ कि महारानी जो है वो थोड़ा कम जोग्राफिकल एरिया में रहेंगी। सबसे ज़्यादा जोग्राफिकल एरिया किसको मिलेगा रहने के लिए? राजा को, और उसके बाद मिलेगी महारानी को। दिस इज जस्ट फॉर रिमेम्बरिंग। ओके, उसके बाद आता है कि सबसे स्मॉलेस्ट जोग्राफिकल एरिया किसका होगा। तो सबसे स्मॉलेस्ट जोग्राफिकल एरिया होगा गोवा का। अब इसको याद कैसे रखना है? इसको याद रखना ऐसे है कि ये जो गोवा स्टेट है, ये इसको इतना छोटा नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये इसका जो जोग्राफिकल एरिया था वो सबसे छोटा था। तो ये भी याद हो गया आपको। सो अब नेक्स्ट आ जाता है फॉरेस्ट कवर ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये फॉरेस्ट कवर होता क्या है। सो वो लैंड जिसकी एरिया 1 हेक्टेयर से भी ज़्यादा होती है एंड उसकी ट्री कैनोपी डेंसिटी 10% से ज़्यादा होती है, उससे ही फॉरेस्ट कवर बोलते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे 3 डेटा, और वो 3 डेटा है। पहला है टोटल फॉरेस्ट कवर ऑफ इंडिया कितना है। ओके, दूसरा है परसेंटेज फॉरेस्ट कवर ऑफ इंडिया एंड तीसरा है ऑप्टिमम फॉरेस्ट एरिया रिक्वायर्ड। सो फर्स्ट है टोटल फॉरेस्ट कवर ऑफ इंडिया जो कि है 80.9 मिलियन हेक्टेयर। दूसरा है परसेंटेज फॉरेस्ट कवर ऑफ इंडिया, वो क्या है 21.71%। एंड थर्ड है ऑप्टिमम फॉरेस्ट एरिया रिक्वायर्ड, वो है 33%। यानी कि 33% एरिया, 33% ऑफ जोग्राफिकल एरिया ये। ओके, सो इसका मतलब है कि हमारे टोटल जो जोग्राफिकल एरिया है इंडिया का, उसका 33% क्या होना चाहिए? फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए। ओके, सो अब हम जानेंगे कि इंडिया के किस स्टेट का फॉरेस्ट कवर सबसे ज़्यादा है एंड किस स्टेट का फॉरेस्ट कवर सबसे कम है। सो इसमें पहले 2 क्वेश्चन के आंसर तो आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे एंड नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसका सही आंसर बताऊंगी। सो अब थर्ड जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। दैट इज विच स्टेट हैज़ लार्जेस्ट परसेंटेज एरिया ऑफ फॉरेस्ट। इसका आंसर है मिज़ोरम। इसका आंसर है मिज़ोरम। ओके, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है प्रोडक्शन पे, एंड ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सो इसमें हम पढ़ेंगे एक चार्ट जिसमें कि हम जानेंगे कि आखिर किस स्टेट में सबसे ज़्यादा क्या प्रोड्यूस किया जाता है। सो ये हमारी चार्ट, और इसमें सबसे पहला आता है पल्स प्रोडक्शन, यानी कि पल्स प्रोडक्शन में कौन सा स्टेट है जो फर्स्ट रैंक पे है। तो वो क्या है? वो है एमपी। अब इसको याद कैसे रखना है?
तो पल्स प्रोडक्शन में लास्ट में एमपी में पी आ रहा है, तो वो क्या है, पल्स, पी फॉर पल्स। अब एमपी और यूपी में कन्फ्यूज़न होगा, तो इसके लिए है एम 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 का मतलब यहाँ पे हो जाएगा मेन इंग्रेडिएंट, खाने का मेन इंग्रेडिएंट क्या होता है, पल्स। तो मेन इंग्रेडिएंट पल्स क्या है, ट्रिक है इसका, पल्स प्रोडक्शन में फर्स्ट रैंक पे है एमपी। सेकंड आता है फूड ग्रेन प्रोडक्शन में। तो फूड ग्रेन प्रोडक्शन में फर्स्ट पे है यूपी एंड सेकंड पे है एमपी। ओके, इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि यूपी में सबसे ज़्यादा ग्रेन का प्रोडक्शन होता है और एमपी तो हमें पता है कि कहीं पीछे नहीं रहता है। सो एमपी में सबसे ज़्यादा पल्स भी प्रोड्यूस हो रहा है एंड सेकंड नंबर पे क्या हो रहा है, ग्रेन्स का भी प्रोडक्शन हो रहा है। अब जो थर्ड आता है वो है टोटल कोर्स सीरियल प्रोडक्शन। अब ये जो कोर्स सीरियल होता है वो न्यूट्रिएंट एंड कैल्शियम रिच होता है और इसके प्रोडक्शन में फर्स्ट रैंक है राजस्थान का। अब इसको याद कैसे करना है कि राजा लोग कोर्स सीरियल खाते हैं। अब राजा लोग न्यूट्रिएंट रिच ही सीरियल तो खाएंगे, चावल और रोटी थोड़ी ज़्यादा खाएंगे। ओके, तो ये ऐसे याद कर सकते हैं, राजा मतलब राजस्थान, और ये हम कोर्स सीरियल खाना प्रेफर करते हैं। ओके, अब चौथा आ जाता है वीट का प्रोडक्शन। सो वीट के प्रोडक्शन में फर्स्ट रैंक है यूपी का एंड सेकंड रैंक है पंजाब का। तो इसको कैसे याद करेंगे, एक तो पहले हमें ऑलरेडी पता है कि यूपी एंड पंजाब में सबसे ज़्यादा रोटियां खाई जाती हैं। ओके, इसको याद करेंगे हम ऐसे, दैट यूपी इज़ द अनलिमिटेड प्रोड्यूसर ऑफ वीट। यहाँ पे अनलिमिटेड का यू और प्रोड्यूसर का पी जो है वो यूपी हो जाएगा एंड यहाँ पे वीट है ही, तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं। एंड सेकंड जो है वो पंजाब है। पांचवा आता है सोयाबीन प्रोडक्शन। सो सोयाबीन प्रोडक्शन में फर्स्ट रैंक पे है एमपी। इसको कैसे याद रखेंगे, इसका ट्रिक है, महाराणा प्रताप सो रहे हैं। कोई महाराणा प्रताप से मिलने आया था तो उसकी दासी ने बोला कि महाराणा प्रताप अभी सो रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे महाराणा प्रताप का एम और प्रताप का पी जो है उसका मतलब एमपी है एंड सो मतलब कि सोयाबीन। लास्ट आता है रेपसीड एंड मस्टर्ड प्रोडक्शन। रेपसीड एंड मस्टर्ड प्रोडक्शन में फर्स्ट रैंक है राजस्थान का। सबसे ज़्यादा राजस्थान में प्रोडक्शन होता है रेपसीड एंड मस्टर्ड का। तो इसको याद करने का तरीका है कि रेपसीड में भी पहला आर आ रहा है और राजस्थान में भी क्या आ रहा है, आर आ रहा है। तो इससे हम याद कर सकते हैं कि रेपसीड एंड मस्टर्ड का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है, राजस्थान में। सो इस सेशन को एंड करने से पहले हम एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था एरिया के बारे में, एरियाज ऑफ इंडिया के बारे में। उसमें हमने 6 एरियाज पढ़ा। उसके बाद 2 और टर्म्स हमने पढ़े जो कि थी डिग्रेडेड लैंड एंड क्रॉपिंग इंटेंसिटी। उसके बाद हमने पढ़ा कि किस स्टेट का जोग्राफिकल एरिया सबसे ज़्यादा है, किसका कम है और किसका सेकेंड लार्जेस्ट है। फिर हमने देखा था फॉरेस्ट कवर ऑफ इंडिया, उसमें हमने 3 डेटाज पढ़ी थी। उसके बाद हमने उसमें 3 क्वेश्चन देखे थे, दैट किस स्टेट का फॉरेस्ट कवर सबसे ज़्यादा है, किस स्टेट का सबसे कम है एंड कौन जो स्टेट है उसका परसेंटेज फॉरेस्ट एरिया ज़्यादा है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, फूड प्रोडक्शन। ठीक है, सो इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो एंड होप ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। एंड अगर समझ आया है देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। And if you have any query regarding this lecture, then write it in the comments. I'll definitely try to solve it out. And thanks for watching the video till the end. Keep learning with AgriMed Easy and have a great day. Thank you.